ठीक है। बैलेंसिंग क्या होता है, तो बैलेंसिंग क्या होता है उसके जानने से पहले पहले जानो रिएक्शंस क्या होता है। तो रिएक्शंस तो ऐसा डेफिनेशन वाइज बहुत सारा चीज़ होता है कि टेम्परेचर में चेंज हो जाए तो रिएक्शन हो गया, कलर में चेंज आ जाए, जैसे लाल चीज़ में ब्लू डालेंगे तो कुछ और कलर आ जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन हुआ है। बॉइलिंग भी हो रहा है एक तरह का, तो रिएक्शन है। कोई भी चीज़ में कोई भी चीज़ को ऐड करते हैं तो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, जैसे स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड है लिक्विड बन जा रहा है, लिक्विड है सॉलिड बन जा रहा है, रिएक्शंस है, ठीक है। बट उतना हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग हिसाब से केमिस्ट्री में रिएक्शंस क्या है, इस तरह का को रिएक्शंस बोलते हैं। इस तरह का कुछ भी चीज़ देखते हो तो ये सब रिएक्शंस है, ठीक है। कार्बन है ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिला और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, ठीक है। बट इस तरफ को वाले को बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स हम अभी चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, चैप्टर में ये सब वापस पढ़ेंगे हम लोग। अभी सिर्फ हम लोग जा रहे हैं कि बैलेंसिंग कैसे करेंगे, ठीक है, ये वो जानना ज़रूरी है अभी। ये है प्रोडक्ट, ये जो एरो दिख रहा है वो दिखाता है क्या कि एरो के इधर है रिएक्टेंट लोग, जो लोग आपस में रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके जो बनाएगा वो एरो के उस तरफ होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। इधर अगर हम लोग एक वेइंग बैलेंस रख देते हैं या फिर कोई वजन नापने वाला मशीन रख देते हैं, तो इधर जितना वजन होगा प्रोडक्ट बनने के बाद भी उतना ही वजन रहेगा, मतलब मास चेंज नहीं होता, मास थ्रू आउट द रिएक्शन कंजर्व्ड रहता है, ठीक है, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लास 9 याद आ रहा है। तो दो लॉ था, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तुमको याद आ रहा है, याद आ रहा है। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, दैट इज द मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर मास इक्वल है तो कैसे देखेंगे उस चीज़ को। हम लोग एक चीज़ पढ़े थे क्लास 9 में, एटॉमिक मास, याद है क्या था, एटॉमिक मास क्या था, एटॉमिक मास क्या था, डेफिनेशन नहीं बोलना है, ऐसे नॉर्मल बोलना है। ये एक रिकॉर्ड फालतू होगा क्योंकि हम लोग काफ़ी बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं, ये अपलोड नहीं होगा। बोलो एटॉमिक मास क्या था, भूल गए, कुछ बोलना नहीं है, सिंपल है, लॉजिक है, बताओ। सिंपल, एटम का मास, यही ना, एटम का मास को एटॉमिक मास बोलते हैं, एटम का मास, ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आ गया, एटम का मास। तो मान लो एक कार्बन एटम का हम लोग को मास निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ वन कार्बन एटम, ऑफ वन कार्बन एटम कितने के बराबर था, याद है, 12 व्हाट, यू, 12 यू, 12 यू, यू का मतलब, हाँ, एक एएमयू भी लिख सकते हैं, इसका एक और नाम क्या होता है, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट है, इसको बोलते थे यूनिफाइड मास। बात दोनों बराबर है। अगर यही होता एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ वन मोल कार्बन एटम, तो कितना होता था इसका मास, 12 ग्राम, बहुत बढ़िया। यही का कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्राम में। ये पूरा भी इसका कहानी तुम लोग को याद, कुछ कुछ आ रहा है, याद आ रहा है ना, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे जो एटॉमिक मास हम लिखे हैं एक कार्बन का, ये आया कैसे था 12 यू, तो बताए थे कि मास ऑफ प्रोटॉन, एक थैला है, इस थैला के अंदर आलू प्याज और चीनी था, तो आलू और प्याज का मास को हम लोग जोड़ रहे थे और चीनी का मास को इग्नोर कर रहे थे। उसी तरह से एक कार्बन एटम है, जी हाँ, एक कार्बन एटम है, इसके अंदर है क्या क्या, इसके अंदर है प्रोटॉन, इसके अंदर है न्यूट्रॉन और इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर होता था 6, इसके पास 6 को प्रोटॉन है, इसका मतलब 6 को न्यूट्रॉन है और 6 को इलेक्ट्रॉन है। बट इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा छोटा होता है चीनी के जैसा, इसलिए इसको इग्नोर कर देते थे। और ये आलू और प्याज जैसा है कुछ मान के चलो, तो इसको इसको ही रखते थे, जैसे 6 पीस आलू है बड़ा बड़ा, 6 पीस बड़ा बड़ा प्याज है, और 6 पीस, 6 दाना है किसका, चीनी का, दुकान में तुम ले लिए, तो 6 दाना को वो लोग इग्नोर कर देगा कि नहीं कर देगा, इग्नोर कर देगा। इसी तरह से एटॉमिक नंबर में भी हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास में भी इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ते हैं मास में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा है, इग्नोर कर देते हैं उसको। किसको जोड़ते हैं, 6 प्रोटॉन को और 6 न्यूट्रॉन को। ये भी बताए थे कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या होता है, सेम सेम, इसलिए 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन को लगातार हम बोल सकते हैं कि 12 मास ऑफ प्रोटॉन, 6 into mass of protons plus 6 into mass of neutron, but mass of proton and mass of neutron is almost same, therefore we can write directly 12 mass of proton। और एक मास ऑफ प्रोटॉन को ही क्या बोलते थे, 1 AMU, 1 मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 AMU, इसलिए क्या बन जाता था ये 12 AMU, यही ना, यही एटॉमिक मास है ना।
तो अभी इस कार्बन में देखो, एक कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन, ठीक है, तो इसका वजन कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे ये जगह जो दिख रहा है ना, ये जगह और ये जगह और ये जगह और ये जगह, ये सब जगह को देखा जाता है कि कितना कार्बन एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और ये जो जगह दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। ये जगह दिखाया जाता है नंबर ऑफ मोल्स कितना है। फिर से अगर कोई एटम लिखा हुआ है यहाँ पे और रिएक्शन के टाइम पे x + y = z दे रहा है कुछ, तो यहाँ पे जितना नंबर लिखा रहता है वो दिखाता है क्या? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दिस x, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x। और यहाँ पे मान लो ऐसे 2 लिखा हुआ है, 2x, तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x। ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो बात पहले याद रखेंगे ये चीज़। अब यहाँ पे कार्बन एटम कितना दिख रहा है? तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब 1 है, मतलब एक कार्बन एटम है। एक कार्बन एटम लिया गया है, कितना मोल लिया गया है कि कार्बन एटम का कितना मोल लिया गया है? तो 1 मोल लिया गया है। बात समझ में आया? तो इसका वजन अगर करेंगे अलग से, कितना ग्राम मिलेगा? 12 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का कितना वजन होता है? जितना यू में है उसी को ग्राम में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2 ऑक्सीजन एटम का कितना वजन होगा पहले वो पता करते हैं। तो एक ऑक्सीजन एटम का कितना वजन है? क्या पता, हमको एटॉमिक नंबर पता है। कितना होता है एटॉमिक नंबर एटम का? 16 क्या? तो एटॉमिक मास हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। तो 8 है इसका एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक मास फिर क्या हो जाएगा? तो डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 16U, यही होगा ना। बट ये एक ऑक्सीजन एटम का मास है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन एटम दिख रहा है? 2, तो 2 का कितना हो जाएगा? 16 × 2, 16 × 2 32, मतलब ये 32 है, 32U। बट यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है, मतलब 32, सॉरी 1 मोल है। इतना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल है। तो अगर 32U के जगह में क्या लिख देना पड़ेगा? 32 ग्राम। तो यहाँ पे एक वेइंग बैलेंस है, वो कितना रीडिंग शो करेगा यहाँ पे, कितना वजन है? तो 12 ग्राम + 32 ग्राम, मतलब हो जाएगा 2 + 2 4, 1 + 3 4, 44 ग्राम का रिएक्टेंट्स है। बात समझ में आया? तो अब जो भी रिएक्शन हो रहा है, बनने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कितना ग्राम का होना चाहिए? 44 ग्राम का होना चाहिए। मान लो अगर नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस करते, इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। बात समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? व्हाई वी बैलेंस एन इक्वेशन, व्हाई वी बैलेंस अ रिएक्शन? तो बोलेंगे ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एज वी नो दैट द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। उस हिसाब से हम लोग बैलेंस करते हैं। अगर नहीं है बैलेंस तो यहाँ पे देखते हैं, कभी कभार रिएक्शंस बैलेंस भी रहता है, पहले से बैलेंस रहता है, तो यहाँ पे देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। चेक करो, यहाँ पे एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम मतलब फिर से हो गया कितना? 12। यहाँ पे 1 भी ये लगा हुआ है तो ग्राम भी हो गया। और ये वाला भी क्या है? O2 है और 1 मोल है, मतलब फिर से 32। तो फिर से ये कितना बन गया? 44 ग्राम। तो इधर जितना मास आया 44 ग्राम, उधर भी कितना मास आया? 44 ग्राम। तो क्या ये इक्वेशन, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है? है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्या इसको अलग से बैलेंस करने का ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। इसलिए हम इसका एग्जांपल पहले लिए कि ये बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कभी कभी बैलेंस्ड नहीं भी रहता है, वो कैसे करेंगे वो देखेंगे। तुम लोग को लिखना क्या है? बस ये वाला चीज़ लिखो, ये वाला चीज़ का खाली ये वाला पार्ट लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नंबर ऑफ एटम शो करता है, ये नंबर ऑफ मोल्स शो करता है, ठीक है। ये वाला भी लिखना है तो लिख देना, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, ये वाला पूरा चीज़ लिख लो। यहाँ लिया हम लोग हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। इसको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन से, मतलब O2 से, बट बन क्या गया? बन गया पानी, H2O, ठीक है। अभी देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ तो है 1 1 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। पता करना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं, ठीक है। इसको देखते हैं पहले, इसका मास कितना है? कितना? 1 और 1 और 1 मिलकर 2 ग्राम बनेगा। समझ में आया? एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? तो 1U होता है। 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए क्या हो जाएगा? 2U। 1 मोल है इसलिए क्या हो जाएगा? 2 ग्राम। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? एक हाइड्रोजन एटम, 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 तो हो जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। जैसे ही यहाँ पे 2 हो गया तो इंटू 2 यहाँ पे भी हो जाएगा 2U। बट अगर यही ये H2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, ऐसा ऐसा 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाता है तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब 1 मोल का मतलब वही ना, 6.02 तो ये हो जाएगा 2 ग्राम। इसका बात करते हैं, पता चल चुका था हम लोग को पिछला वाला में 32 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो गया? 34 ग्राम।
उधर भी 34 ग्राम होना चाहिए, इसका मतलब चेक करो। यहाँ पे H2 है, मतलब है 2 ग्राम। यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता था 16 U था, बट यहाँ पे 1 मोल है तो 16 क्या हो जाएगा ग्राम। टोटल मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम। ये क्या मास किधर गया, 34 ग्राम का था इधर, उधर बस 18 ग्राम। ऐसा पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेके आते हैं और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेके आते हैं और दोनों को ऐसे मिक्स कर देते हैं, तो इसका मतलब 18 ग्राम का पानी नहीं बनेगा, उससे ज़्यादा बनने वाला है। बात समझ में आ रहा है? कितना बनेगा ज़्यादा, तो देखते हैं। अगर यहाँ पे 34 है और यहाँ पे 18 है, तो 18 में कितना गुना कर देंगे कि 34 ग्राम हो जाएगा, ये सोचो बस, सोचो आएगा क्या 34 आएगा क्या? 18 टू जा कितना होता है 36 होता है। तो ये अगर ऐसा मेथड होता तो आराम से ऐसा हम करके बता सकते थे, बट अब हो गया कॉम्प्लिकेशंस कि ऐसा तो नहीं हो रहा। मतलब कितना ग्राम, यहाँ पे अगर 2 लिख दिया जाए बाई चांस, तो यहाँ पे 18 ग्राम का कितना बन जाएगा 36 ग्राम। फिर इधर गड़बड़ा जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, इधर 36 ग्राम है इधर 34 ग्राम है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा सोचते हैं लॉजिकली। यहाँ पे 2 जैसे ही ऐड किए तो 36 ग्राम हो गया, यहाँ पे फिर से ऐसा क्या कर देंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 ग्राम। अब 32 + 4 कितना हो जाएगा 36 ग्राम। समझ में आया? मतलब अगर हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं 4 ग्राम का और उसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं 32 ग्राम का, तब जाके 36 ग्राम का 36 ग्राम का क्या बनेगा, पानी बनेगा, नहीं तो नहीं होगा रिएक्शन सही से। बात समझ में आया क्या हो रहा है? मिनिमम क्या चाहिए, तो ये चाहिए क्राइटेरिया है। अब इसी का मल्टीपल्स में कुछ भी हो सकता है, तुम इसको अब कर दो मल्टीप्लाई कि नहीं हम 4 रखेंगे, यहाँ पे 4H2 रखेंगे, कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये 4 हो जाएगा। इस तरह से काम चलेगा। अब इसी का 2:1 मतलब रेशियो क्या रहा 2:1:2, ये रेशियो रहा। अगर तुमको पानी बनाना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तो पानी का हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो ये होगा, तो इतने रेशियो में पानी निकलेगा। एक हिस्सा अगर ऑक्सीजन का ले रहे हो तो 2 हिस्सा लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का, तब जाके 2 हिस्सा पानी बनेगा। तुम अगर इसका गड़बड़ाओगे, ये 1:2 कर दोगे, इधर कुछ होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं सही से। तुम ये कर सकते हो, पूरा को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो हो जाएगा ये 4:2:4, ये भी चलेगा। तुम पूरा को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा 6:3:6, ये भी चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? ओके, बट ये तो हम लोग दिमाग लगाए ना, ये से यहाँ पे 2 कर दिए तो 36 आ गया, यहाँ पे 32 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे और 2, तो इस 2 को मतलब यहाँ पे 2 कर दिए, ताकि ये क्या आ गया 4 ग्राम आ गया, 34 आ गया, 34 का 36 बन गया। बट करना कैसे है इसको, ये देखना है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ था H2, फिर लिखा हुआ था O2, फिर लिखा हुआ था H2O। ठीक है, करना कैसे वो देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है H2, तो यहाँ पे भी क्या है H2। ठीक, यहाँ पे लिखा है 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन है, वहाँ पे भी 2 चाहिए, तो 2 यहाँ कभी नहीं बैठाएंगे, कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठा देंगे। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। बट यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बन गया 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसको 4 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, हो गया बैलेंस। समझ आया? एक था एनालिटिकल मेथड, एक्चुअली साइंटिस्ट लोग ऐसे बनाया था चीज़ों को, और ऐसे बना के सोचा कि नहीं बुड़बक लोग ऐसे नहीं बना पाएगा, इतना नहीं सोचेगा, तो लोग के लिए कुछ शॉर्टकट बनाते हैं। तो लोग ऐसे सिखाया कि देखो 2 हाइड्रोजन है, तुम लोग बोले है, फिर लोग बोले देखो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, हाँ है, इधर 2 ऑक्सीजन है, हाँ है, इधर एक ही है ना, हाँ एक ही है, तो यहाँ 2 लगा दो। तो 2 जैसे ही लगा दोगे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन गड़बड़ाया, हाइड्रोजन 4 बन गया, तो इधर भी 4 बनाना पड़ेगा, तो इधर भी 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। तो हम लोग खुश हो गए, हो गया बैलेंस। समझ आया? चलो अभी करते हैं, यही जानना है बस तुम लोग। इस मेथड का नाम क्या है? इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, बात समझ में आया पूरा? इसको लिख लो, फिर इसको लिख लो। नेक्स्ट तुम लोग ट्राई करना है, ये है नाइट्रोजन गैस, ये है फिर से हाइड्रोजन गैस, बना दिया ये अमोनिया NH3। ट्राई, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है देख लो पहले सिमरन, रहने दो। नाइट्रोजन कितना है 2, उधर कितना है 1, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2, तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन बैलेंस्ड।
हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 जा 6, यहाँ पे कितना है 2, 6 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा 3, तो यहाँ से लिख देंगे 3। अभी फिर से चेक करो, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। ओके, इजी इजी दे रहा है ये, बेसिक लेवल। अभी आएगा खतरनाक वाला भी आएगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। करें हम, एगो एल्युमिनियम है तो यहाँ पे भी 2 एल्युमिनियम हो गया। तुम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, क्या करें? समझ में नहीं आ रहा है कि इधर 2 है इधर 3 है, मल्टीप्लाई किससे करें, यही दिक्कत हो रहा है ना। दोनों का कॉमन फैक्टर्स खोज लो, 2 और 3 का एलसीएम निकाल लो। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। इसका भी 6 बना दो, इसको भी 6 बना दो। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, और इसको 6 बनाने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे 2। तो अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 6। एल्यूमिनियम अब थोड़ा सा बदल गया, एल्यूमिनियम 4 बन गया, तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम कितना होगा 4। तो 2 को काट के क्या लिखना है 4। अब चेक करो फिर से, 4 गो एल्यूमिनियम 4 गो एल्यूमिनियम, 6 गो ऑक्सीजन 6 गो ऑक्सीजन, बैलेंस्ड, ठीक है। लिख लो नेक्स्ट। सेम सेम हो जाएगा, Fe2O3 अगर देंगे तो सेम सेम, रुक जाओ थोड़ा सा चेंज करते हैं, Fe3O4 कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 4 है, 3 और 2 है ना, इसको कोई ऐसा भी लिख सकता है कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 4 है, तो भी देखो सही होगा। 8 गो Al, 4 2 जा 8 Al, 12 ऑक्सीजन, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम बोले थे रेशियो, जैसे पहले क्या था, पहले था 4:3:2, अब इसी रेशियो में आगे बढ़ते रहेगा ये। मतलब अब इंटू 2 करते जाओ, इंटू 3 करो, इंटू 4 करो, कुछ भी करो, इसी रेशियो में आगे बढ़ेगा। रेशियो मस्ट बी सेम। तो हम लोग लोएस्ट रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, जब ना कटे आपस में। चलो इसको देखते हैं अभी। पहला है Fe, एक ही Fe है, यहाँ पे 3 Fe है, बस इतना ही समझना। यहाँ पे एक Fe है, यहाँ पे Fe 3 गो है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे 3। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 गो है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, और एक बार रीचेक कर लेंगे। 3 Fe 3 Fe, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। कितना इजी था। यह है जिंक, यह है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, रिएक्शन हुआ तो बन गया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर अलग हो गया, यह है रिएक्शन। अभी इसको बैलेंस करना है। रिएक्शन कैसे हुआ, क्यों हुआ, आगे पढ़ेंगे, हम लोग को मतलब नहीं, अभी खाली बैलेंस से मतलब है। क्या बैलेंस्ड है, पक्का देख लिए तुम लोग। एक जिंक, एक कॉपर, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, बैलेंस्ड है, ऑब्जर्व कर लिए। कोई स्टार्ट कर दिए थे क्या बैलेंस करना, जिया कर लिए थे स्टार्ट, सोचना स्टार्ट किए थे। हाँ, सबसे पहले चेक करना बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। बैलेंस नहीं रहे तो सोचना आगे। और करते हैं, ये शायद बन जाए, देखो तो बनेगा कि नहीं। ये मीथेन गैस है, मीथेन गैस, बाकी सब तो पता ही है, ये ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है। एक कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे भी है, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 लगा दिए 4 हो गया। तो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 2, और इधर भी 2, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे 2 ही है, तो 2 लगा दिए 4 हो गया। अब करने के बाद सब एक बार रीचेक, कार्बन 1, 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, मतलब टोटल 4 ऑक्सीजन, बैलेंस। समझ में आया, ऐसे रीचेक कर लेना एक बार। ओके नेक्स्ट।
लेट्स इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड का नाम है, ये अभी तक कौन सा मेथड सीख रहे थे हम लोग? हिट एंड ट्रायल। नेक्स्ट मेथड का नाम है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। इसमें क्या करना, इसमें एक्स वाई जेड ऐसा कुछ मान लेना, मतलब वेरिएबल्स मान लेना कि लेट यहाँ पे होगा एक्स, लेट यहाँ पे होगा वाई, लेट यहाँ पे होगा जेड, और लेट यहाँ पे कुछ एक और मान लो टी। ठीक है, ये तुम लोग याद आ रहा है? ठीक है। पहले देखो कार्बन को लिखो ऐसे, कार्बन, कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। कार्बन टोटल इसमें कितना है? 2x दिख रहा है। यहाँ पे अगर 3 रहता तो 2 3 6 बोलते, x है तो 2x, 2 इंटू एक्स 2x बोलेंगे। तो कार्बन LHS में 2x है, ये इक्वल होना चाहिए RHS के साथ। RHS में कार्बन कितना दिख रहा है? Z, सिर्फ Z ना, क्योंकि 1 इंटू जेड जेड। अभी बात करो हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इधर LHS में कितना जन है? 6, 6x 6x। उधर कितना है? 2t, दिख रहा है सबको? 2t, टूटी फ्रूटी। ऑक्सीजन बताओ? 2y। तुम क्या बोले? ओ अच्छा अच्छा, ओके। उधर वाला, उधर वाला 2z, बीच में है प्लस, फिर 1 इंटू टी मतलब t, मतलब उधर है 2z प्लस t। ये बात समझ में आया? सारा एटम्स खत्म हो गया, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, सारे का लिख लिए। बात समझ में आया? अब देखो कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा बार आया है? तो x आया है 1 बार, 2 बार, बस 2 बार आया। x आया कितना बार? 2 बार। z कितना बार आया? 1 2, 2 बार। y कितना बार आया? 1 बार। t कितना बार आया? 2 बार। मतलब x, z और t में टाई हो गया, ड्रॉ हो गया। अब x, z और t में किसी एक को, जो तुम्हारा मन है उसको 1 ले लो। मतलब रूल ये है कि जो वेरिएबल सबसे ज़्यादा बार आया है उसको 1 लेना होता है। जो वेरिएबल सबसे ज़्यादा बार आया है उसको 1 लेना होता है। तो यहाँ पे x, z और t तीनों विनर बन गया, तो किसी एक को भी उठा लो, तुम 1 ले लो। तो हम x को 1 ले लें, x को 1 ले लेते हैं। अगर x को 1 लेंगे तो उस हिसाब से z कितना आ जाएगा, तुम लोग बताओ सॉल्व करके। अगर x 1 है तो z कितना होगा? 2 इंटू 1 मतलब 2, तो z कितना आ गया? 2। ये बात समझ में आया? ऐसे ही सारा वैल्यूज अब निकालते रहना है, x y z t तीनों चारों निकाल देना है। x लेट कर लिए, z अपने आप उसी अकॉर्डिंग निकल गया। अभी कुछ और निकालो, t निकालो। x की जगह में 1 पुट करेंगे तो 6 1 ज़ा 6, तो 6 इधर 2 डिवाइड होगा तो t कितना आ जाएगा? t आ जाएगा 3। एक ही चीज़ और बचा, y निकालना है। y निकालने के लिए क्या करेंगे? 2y इक्वल्स टू क्या है? 2z। 2z का मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4, और प्लस t मतलब 3। 4 3 जा कितना? 4 प्लस 3 कितना? 7। और यह 2 उधर उतरेगा तो कितना आ जाएगा? 7/2। मतलब y कितना आ जाएगा? 7/2। ये समझ में आया? तो नया जो इक्वेशन बनेगा मेरा वो ऐसा बनेगा, देखना। x यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा y कितना आया है? 7/2। ठीक, यहाँ पे z कितना आ गया है? 2, और t कितना आ गया है? 3। अब एक बार चेक करते हैं पहले, कार्बन कितना होता है? 2, तो 2 है। उधर भी कार्बन कितना है? 2। ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? 6, वहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? तो 7/2 इंटू 2, तो 2 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 7। इधर भी ऑक्सीजन कितना है देखो, 2 इंटू 2 4, और इधर 3, 4 प्लस 3 7। इधर भी कितना था? 7। बट दिक्कत ये है कि नंबर ऑफ मोल्स कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। नंबर ऑफ मोल्स एक नंबर होता है, इट कांट बी इन फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे? सिंपल है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो मेरा फाइनल रिएक्शन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2C2H6। ये बन जाएगा 2 2 कट जाएगा तो मतलब 7 बन जाएगा, 7। ये बन जाएगा कितना? 4। और ये कितना बन जाएगा? 6। अब गोटा गोटा नंबर से सारा जैसा होता है वैसे ही है। अभी फिर से चेक करते हैं। कार्बन कितना है? 4। कार्बन यहाँ पे भी कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है? 6 2 ज़ा 12। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 6 2 ज़ा 12। ऑक्सीजन है 7 2 ज़ा 14।
यहाँ पे कितना है, 4 2 8 और 6, सॉरी 6, 8 + 6 कितना होता है 14, और यहाँ पे भी 14, ये हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, इसमें क्या था दिक्कत, इसमें था ये लेंदी था, टाइम टेकिंग था, बट इसमें ब्रेन का यूज़ ना के बराबर, लॉजिकल थिंकिंग एनालिसिस नहीं करना हो रहा है इसमें एक प्रोसेस फॉलो करना हो रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक में प्रोसेस फॉलो करना होता है, बस ऐसे ऐसे बनाओ बस हो गया ख़त्म। उसमें तुम कोड बना सकते हो जिस चीज़ में कि ऐसा ऐसा कुछ होगा तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, कि पहले क्या करो XYZ मान लो, सबको ऐसा इक्वेशन को बैलेंस लिख लो, मतलब इस तरह का लिख लो, जो सबसे ज़्यादा बार उसको 1 मान लो, उसके अकॉर्डिंग सारा निकाल लो, सारा पुट कर दो। अगर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में आया तो बाय में जो आया है उसी को मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दो, आंसर आ गया। मतलब एक अंधा जैसा प्रोसेस, लाइक अ फूल, रूल फॉलो करना, दैट्स इट। नहीं रोस्ट नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे ही सही में हम भी ऐसे ही करते हैं, सब कोई ऐसे ही करता है। ये मेथड का नाम क्या है, एल्जेब्रिक मेथड, मतलब मैथमेटिशियन लोग इस मेथड को अच्छा बोलते हैं। ठीक है, और वो था एनालिटिकल मेथड, सोच सोच के करना है, दिमाग लगाना है, हमेशा पॉसिबल नहीं है। जब मान लो एक क्वेश्चन ये वाला आ गया, अब इस क्वेश्चन को तुम सोचने जाओगे तो लग जाएगा 15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद भी आंसर आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, बट इस पर अगर 5 मिनट भी लगा दे तो हो गया, श्योर शॉर्ट आंसर मिलेगा। बात समझ में आया? ये लिख लो, एल्जेब्रिक मेथड करके लिख लो। पिछला वाला क्या दिया था, C2H6 आ गया तुम्हारा। होमवर्क क्या करना, चैप्टर 1 से लेके, मतलब केमिस्ट्री का ही, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक, सुनो हाँ, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक पढ़ना नहीं है, खोजना है। कोई भी एनी 10 रिएक्शंस को तुम लोगों को लिखना है, उसको बैलेंस करना है। एनी 10 रिएक्शंस मिलेगा, एनसीईआरटी में ही मिलेगा। एनी 10 रिएक्शंस लेना है, उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर वो यही सब में से दिख जाए जो एग्जांपल्स है, उसको छोड़ के 10 लेना है ऐसा जो कि लोग ये सब ना हो जो हम लिए थे।